अच्छा जी, क्वेश्चन 19। फिर क्वेश्चन 19 की रिक्वायरमेंट है, ये एडजस्टमेंट्स कैसे आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट्स कैसे आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी। एक बात याद रखिएगा यार, एडजस्टिंग इवेंट हमारे प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता है या नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करता है या नॉन एडजस्टिंग। एंट्री किसकी होती है, और नॉन एडजस्टिंग की एंट्री नहीं होती, उसे डिस्क्लोज किया जाता है अगर मटेरियल हो। तो इसका मतलब है इन चारों में से ढूंढना क्या है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो एडजस्टिंग इवेंट होगा वो हमारे प्रॉफिट्स को इफेक्ट कर देगा। तो लिखें नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं, बल्कि इस तरह लिख लेना, एडजस्टिंग इवेंट हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। एडजस्टिंग इवेंट हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। अगले सवाल पे हूं मैं, ये क्वेश्चन 19 पे हूं मैं। ओके, फॉर द पर्पस दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज, इसी तरह की उसने कोई लाइन डाली है, एक पास पेपर के क्वेश्चन 1 में भी मैंने आपको बताया था। यकम फरवरी को खड़े हैं, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ तिब्बत लिमिटेड, ओ भाई सीए ते कर लेंदे नहीं, यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ तिब्बत लिमिटेड, यू आर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ तिब्बत लिमिटेड फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव हैज सेंट यू द फॉलोइंग ईमेल। चंगी ईमेल है, ना को 2cc कुछ नहीं लिखा। 2020 a tough year man for TL due to COVID-19. The net profit of the TL is expected very low as compared to the previous years. इस साल मुझे अन्ना प्रॉफिट कम आना है पिछले साल का। However, I have identified the following matters which may improve TL's net profit. कहते हैं मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मुझे इससे लग रहा है इससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये जरा देख लो इससे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा साल कौन से जी, 31 दिसंबर 20। ऑन 25/21 साल गुजरने के कितने दिनों बाद, 25 दिनों बाद, गवर्नमेंट हैज इनएक्टेड अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स लॉ टू रिड्यूस द रेट ऑफ फॉर कंपनीज बाय फॉर 3 years इंक्लूडिंग 2020, 21 और 22। 3 साल आपका टैक्स रेट कितना होगा, 10% कम होगा। यार IAS 10 की मेन थीम जिंदगी में कभी नहीं भूलनी। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी 31 दिसंबर की रात को। ये सवाल मैंने आपको इतना कराया हुआ क्लास में। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी 31 दिसंबर की रात को। तो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, सो इट इज तो ये प्रॉफिट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, अगर अनाउंसमेंट हो जाती है 28 जनवरी 28 दिसंबर की रात को, फिर एडजस्टिंग इवेंट हो जाता। तो IAS 10 की मेन थीम को सामने रखना है। अनाउंसमेंट कब हुई, 25 जनवरी। यार इसका तो सवाल कराया था क्लास में आपको। द एक्सचेंज रेट हैज राइजन फ्रॉम 150 एज ऑन 31 दिसंबर टू 162 पर यूएस। कब, ऑन 1 फरवरी। डेट नहीं डाली उसने, लेकिन समझे जरा बात। हम किस दिन खड़े हैं, एज्यूम टुडे इज 1 फरवरी। तो एक्सचेंज रेट 31 दिसंबर को कितना था, और 1 जनवरी को कितना हो गया। इससे हमारे डेटर इंशाल्लाह ज्यादा पैसे देंगे एक्सपोर्ट सेल वाले। मुझे बताएं, डेटर्स को बैलेंस शीट में जो आप IAS 21 में रखते थे वो 31 दिसंबर के डेट रखते थे, या साल के बाद की कोई रेट वगैरह एक्सचेंज उठाते थे और उस डेट पे रखते थे। या साल के बाद वाले रेट एक्सचेंज कहाँ से उठाते थे, हम एग्जैक्ट 31 दिसंबर को उठाते थे। और वर्सेस वाली कैलकुलेशन याद है IAS 21 में करते थे कि इस दिन डेटर इतने के हैं, वर्सेस इतने इतने के होने चाहिए। तो बता दिए डेटर की फिगर बैलेंस शीट में किस रेट पे नजर आनी चाहिए। क्या डेटर की फिगर बैलेंस शीट में 31 दिसंबर वाले एक्सचेंज रेट पे नजर आनी चाहिए, या 2 3 4 5 दिन 20 दिन बाद वाले रेट पे नजर आनी चाहिए। तो इट इज बिल्कुल नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये क्लास में डिस्कस हुआ है। अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो हम डेटर को 12 रुपए से बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। जब डेटर को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कोई भी प्रॉफिट पे इंपैक्ट, जब प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं जाएगा तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, इसलिए प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं जाएगा। A major customer has settled his full balance, पैसे दे दिए, पैसे दे दिए। A major customer has settled his full balance after receiving bank loan last week. लास्ट वीक का मतलब है कोई 22-23 जनवरी। हम 1 फरवरी को खड़े हैं ना। A major customer has settled his full balance after receiving bank loan last week.
एट ईयर एंड पे क्या कहानी थी यार? द कस्टमर वॉज फेसिंग and therefore TL had provided 40% of his balance as doubtful receivable. A major local customer has settled the full balance और वो पैसे पूरे देके चला गया। बहुत गौर से मेरी बात सुननी है, बहुत गौर से। 31 दिसंबर 19 की रात है, 31 दिसंबर 19 की रात है, एक डेटर है। At year end the customer was facing difficulties. 31 दिसंबर को हम एक बंदे के पास गए, परेशान बैठा, यार क्या हुआ है? कहता है मुझे चपेड़ मारो। हद होगी यार, तो मुझे चपेड़े मारो, मैं बहुत परेशान हूँ यार, बड़े बड़े पैसों के हालात बुरे चल रहे हैं। हमने कहा यार ये तो प्रोविजन इसकी रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। हमने प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो प्रोविजन IAS 37 वाली नहीं है। हमने इसके बैड डेट की समझ लें, या जो भी डाउटफुल का मतलब प्रोविजन होगा, फिर बैड डेट नहीं होगा। हमने अंदाज़ा लगा लिया यार ये बंदा पैसे नहीं देके जाएगा, ठीक है। अगले साल 1 फरवरी पे हम खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं, और उसने हफ्ता पहले लोन लिया, लोन लेने की वजह से उसकी कंडीशन बेहतर हो गई है, अब हमें पैसे दे के चला गया है। सवाल बैड डेट का नहीं है, सवाल है जो रिकवरी हुई है आपको फुल अमाउंट, डज इट रिलेट टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, या रिकवरी रिलेट्स टू circumstances? The reason of recovery is a circumstance that arose after the balance sheet date. Excellent, after balance sheet date. Try to focus please. What is the reason of recovery? Bank loan. Was there any negotiation going with the bank at year end which is given in question? उर्दू में मैं पूछूं, बैंक एंड, साल के एंड पे बैंक से कोई नेगोशिएशन चल रही थी कि लोन ले लेना है? ऐसी कोई लाइन सवाल में लिखी भी है? तो लोन लिया बैंक से कब? आफ्टर ईयर एंड। तो बैड डेट को बैड डेट रहने दें, बैड डेट रिकॉर्ड हो चुका है, रहने दें उसको, ना छेड़ें। हाँ, अगर ये मेजर इवेंट है तो उसको डिस्क्लोज कर दें, लेकिन अगर बैंक लोन साल से पहले ले लिया होता, ये जरा पुट्ठा सवाल था, वो सवाल होते थे बैड डेट के, ये रिकवरी का। तो रिकवरी की रीजन बताएं क्या है? रिकवरी के रीजन उसके बुरे हालात थे? ना 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 ना, रिकवरी के रीजन उसके बुरे हालात नहीं थे। रिकवरी की रीजन क्या था? बैंक लोन लेना। और बैंक लोन कब लिया? आफ्टर ईयर। इसलिए ये भी कौन सा इवेंट बना? इसलिए इससे भी प्रॉफिट पे कोई फर्क। ये तो हमने 3 चपेड़े मारी हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को कि तेरे प्रॉफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा इन सारी चीजों से। आगे चलें। इन दिसंबर 2020 हुकूमत हैज अनाउंस्ड अ कंपनसेशन स्कीम फॉर एंटिटीज। हमारे साल इन दिसंबर 2020 हुकूमत हैज अनाउंस्ड, हमें थोड़ा सा हौसला होना शुरू हुआ, हमारे साल की भी कोई डेट आई है। इन दिसंबर 2020 गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कंपनसेशन स्कीम फॉर एंटिटीज विच हैव नॉट टर्मिनेटेड एनी एम्प्लॉई इन 2020। जिन्होंने 2020 में एम्प्लॉय को नहीं निकाला कोविड की वजह से, जिन्होंने एम्प्लॉय को नहीं निकाला, उनको हम कुछ पैसे कंपनसेट करेंगे, यानी तोहफा देंगे यार। अंडर द स्कीम दिस एंटिटीज वुड बी रीइंबर्स्ड 25% ऑफ सैलरी एक्सपेंस ऑफ 2020। जो आपकी करोड़ पे अगर आपने मुलाजमीन को तनख्वाह दी है तो 25 लाख इंशाल्लाह हम आपको तोहफे में देंगे, हुकूमत कह रही है। TL वुड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द रीइंबर्समेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। जाहिर बात है, हमारा ऑडिट कोई मुकम्मल होगा जाके, आपको पता है मार्च अप्रैल तक हमारा ऑडिट मुकम्मल होगा, तब जाके पता चलेगा सैलरीज की करेक्ट फिगर क्या है। फिर सैलरीज की फिगर पे 25% लगाएंगे, फिर हमने सोचा कि हुकूमत के पास जाएंगे। TL would initiate the process of obtaining the reimbursement after completion of, और अभी ऑडिट नहीं हुआ, the reimbursement might take, और उसके बाद फिर हुकूमत भी पैसे देने में काफ़ी टाइम लगा सकती है। अच्छा, एंट्री कर लूँ रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट। हमारे साल हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है, और इंशाल्लाह देगी भी, ऐसी बात नहीं। ये बात याद रखिएगा, हुकूमत दे के मुकरती नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हुकूमत ने जब पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, हुकूमत नहीं मुकर सकती, हुकूमत देगी भी। यार एक मसला है, इस सवाल में ना थोड़ा सा जहन जाता है कुछ बच्चों के जहन में कि एंट्री कर दें। एक छोटा सा मसला है यार, अभी हुकूमत को पता ही नहीं कि हम कौन है,
अभी हम ही नहीं गए उनके पास यार। अगर मैं कह रहा हूं मेरा रिसीवेबल है तो हुकूमत भी कह रही होगी मेरा पेएबल है। The TL would initiate the process of obtaining the reimbursement। तो ट्रांजैक्शन की थोड़ी तुक भी समझनी है ना। हम अब एक दो एडजस्टमेंट तो आएगा, अपने ऐसी टफ देनी होती है जो पास्ट में नहीं टेस्ट हुई भी, कोई एक दो एडजस्टमेंट तो ऐसी देगा वो। तो वो कहते हैं TL would initiate the process of obtaining the reimbursement after completion of audit। तो हुकूमत को कब पता चलेगा हम हुकूमत के पास गए? आफ्टर ऑडिट। तो मेरी बात सुने, हुकूमत को तो पता ही नहीं हुकूमत ने मुझे देने हैं, क्योंकि मैंने अभी पैसे लेने का प्रोसेस ही, मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने प्रोसेस शुरू तब करना है जब ऑडिट होना है, और मैंने सोच लिया मैं जाऊंगा और मैं 100% कंफर्म हूं मैं जाऊंगा। लेकिन यार जाओ तो सही पहले, ये तो तुम्हारी नीयत है सारी। वुड इनिशिएट द प्रोसेस, ये असल सिर्फ एक लाइन थी सवाल में, वुड इनिशिएट द प्रोसेस। और अगर खुदा ना खासा ऐसा लाइन लिखी होती ना कि वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस, तो फिर मेरे ख्याल से ना आपने इसको एडजस्टिंग में डालना था, फिर नॉन एडजस्टिंग में डालने की कोई तुक नहीं बननी थी। फिर हमने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है और ऐसी कोई कंडीशंस वगैरह खतरनाक नहीं लिखी हुई, बस हमने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट नहीं किया होगा तो हमने प्रोसेस इनिशिएट किया ना। हाँ हाँ, तो वुड इनिशिएट द प्रोसेस मीन्स कि अभी हमने कुछ किया ही नहीं। जब हमने नहीं मांगे पैसे तो उनकी किताबों में पेएबल नहीं होगा, तो हमें भी रिसीवेबल बुक करने की जरूरत नहीं। और हुकूमत से आप जाके पूछें यार TL को पैसे देने हैं, हुकूमत कहेगी कौन TL, मेरे पास तो कोई नहीं आया अभी। TL से पूछें हाँ मैंने जाना है, तो अभी रिसीवेबल पैसे लेने का सोचा है या फाइल कर दिया प्रोसेस पूरा। तो वुड इनिशिएटेड द प्रोसेस की जगह अगर लिखा होता ना हैव इनिशिएटेड, वुड इनिशिएट का मतलब होता है करेंगे। ठीक है यार, क्लोज करो। ये भी नॉन एडजस्टिंग है, चारों नॉन एडजस्टिंग है, चारों प्रॉफिट को हिट नहीं करेंगे।